हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 जो मीटिंग UNFCCC की यहाँ पर कंक्लूड हो चुकी है 12 अक्टूबर को। तो उसके अंदर कौन कौन से बड़े इनिशिएटिव्स यहाँ पर उठाए गए। ठीक है, ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे थे लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम के काम के नहीं हैं। इंडिया के सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। बाकी इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो कि हमारे एग्ज़ाम के काम के हो सकते हैं, UPSC PCS ओरिएंटेड वीडियो है। तो यही लोग इनको यहाँ पर देखने की कोशिश करें। ओके, तो इनमें जो मेजर आउटकम्स यहाँ पर निकल कर के आए उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन हुई, पंचामृत का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया, ग्लासगो आइस शील्ड ये क्या थी, IRID लॉन्च किया गया यहाँ पर। आप देखें तो AIM-4C लॉन्च किया गया, मीथेन प्लीज क्या है, वन सन डिक्लेरेशन क्या है, और सोलर कैलकुलेटर लॉन्च किया गया। ओके, फिर साथ ही साथ अफोर्डेबल क्लीन टेक के ऊपर ब्रेक थ्रू एजेंडा भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। साथ ही क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। और COP26 हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया गया, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। लिखी हुई भाषा इंग्लिश होगी, बोलूँगा हिंदी में। तो इसके अलावा आपको UPSC PCS के लिए COP26 से कोई भी जो मेजर आउटकम है देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाद में जब लास्ट की स्लाइड होंगी तो कुछ माइनर आउटकम्स भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। नंबर में 5 या 6 माइनर आउटकम्स भी यहाँ पर हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम ये पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो मीटिंग हुई, आपको बेसिक्स तो पता ही होगा। UNFCCC ये एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन 1992 में साइन की गई थी और 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये साइन की गई थी, तो इसीलिए इसको रियो अर्थ समिट भी यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो ये हर साल आपकी यहाँ पर इस तरीके की COP26 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यहाँ पर मिलकर के मीटिंग करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दों से किस तरीके से लड़ा जाए। ओके, तो ये 26वीं मीटिंग यहाँ पर थी। पहली मीटिंग जो हुई थी वो यहाँ पर 1995 में हुई थी। याद रखना पॉइंट, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पहली मीटिंग 1992 में ही हो सकती है, लेकिन पहली मीटिंग 1995 में हुई थी। और इस बात में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मीटिंग जो है वो बर्लिन के अंदर हुई थी। ठीक है, तो बर्लिन में पहली मीटिंग यहाँ पर हुई थी 1995 में। और इसके अंदर अगर आप देखें, इस कन्वेंशन में 190 प्लस पार्टीज़ हैं। एक्चुअली अगर आप बात करें 197 पार्टीज़ यहाँ पर हैं, और लेकिन जो सिग्नेटरीज़ हैं वो लगभग 165 सिग्नेटरीज़ एट प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये मीटिंग्स अलग अलग जगहों पर होती हैं। तो COP26 जो मीटिंग है वो ग्लासगो में हुई, और ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। ओके, तो ये लोकेशन मैप वगैरह में वैसे तो बहुत फेमस हो गई है, ये नहीं पूछी जाएगी अब। ओके, बट छोटे एग्जामों में पूछ लेते हैं। अब इसकी जो प्रेसिडेंसी है, मतलब पूरी जो COP26 है उसकी देखभाल किसने की, तो इनका नाम है आलोक शर्मा। ये भी छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, PCS में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, UPSC में नहीं पूछेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम चलते हैं बड़ी न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे काम की हो सकती हैं। तो COP26 जो है वो 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 12 नवंबर को यहाँ पर ख़त्म हो गई। लगभग 2 वीक का ये प्रोग्राम इनका यहाँ पर था। ओके, और इसमें जो पहला मेजर इनिशिएटिव था वो ये था कि PM मोदी ने ऑफर किया पंचामृत का सिद्धांत। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जितनी भी परेशानी आ रही हैं उन सबसे हम कैसे लड़ सकते हैं, तो मोदी ने कहा कि हमारे पास है पंचामृत का सिद्धांत, इंडिया पंचामृत के सिद्धांत से इस चीज़ को लड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या बातें कही तो हम उनको यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। PM नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया एक 5-fold स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, जिसको पंचामृत कहा गया। ओके, इसको पंचामृत कहा गया, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन हेल्पिंग द वर्ल्ड, दुनिया को हेल्प करेगी कि वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसको यहाँ पर रोक सकें। ओके, पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल की 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रोक के रखना है, और हो सके तो 2 डिग्री, मतलब कहा तो 2 डिग्री गया था लेकिन ये भी कहा गया था कि 1.5 डिग्री तक ही हमें कोशिश करनी है कि रखा जाए। ओके, और अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाना है तो 1.5 करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। सेवरल वर्ल्ड लीडर्स, ये जो हैं आपके यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की मीटिंग यहाँ पर हो रही थी, इसके अंदर में ये सब बातें की गई। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स ने यहाँ पर इस अपनी जो 5-fold स्ट्रेटजी इन्होंने लॉन्च की, इसको नाम दिया पंचामृत। ठीक है, मीनिंग 5 एम्ब्रोशिया, 5 अमृत के नाम पर, नाम से ही स्पष्ट है 5 अमृत। ओके, पंचामृत बेसिकली अगर आप देखें एक
एक ट्रेडिशनल मेथड है, मिक्सिंग की जाती है इसके अंदर 5 नेचुरल फूड्स की। तो पंचामृत यहाँ से ये वर्ड निकल के आता है। 5 अमृत जैसे तत्व इसके अंदर मिलाए जाते हैं, लाइक मिल्क, घी, कर्ड, हनी एंड जैगरी। इन 5 को मिला करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हो, फूड यहाँ पर तैयार करते हो, उसको तो पंचामृत कहते हैं। ओके। और आयुर्वेद के अंदर देखो, हिंदू जैन वर्शिप रिचुअल्स में इन सब का यूज़ भी किया जाता है। तो पंचामृत जो है वो इस तरीके से आपका वर्क करता है। इसी तरीके का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। अब इनका जो पंचामृत सिद्धांत है मोदी जी का, इसके अंदर 5 मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने यहाँ पर कही। आपको ये पांचों याद रखनी है। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको छाटेगा कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। दूसरा, जब आप मेंस में लिख रहे हो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों के बारे में, तब आप इनमें से कोई सी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो वहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे बात अगर सोलार एनर्जी की चल रही है तो आप लिख सकते हो कि हमारा टारगेट कितना है। अगर बात यहाँ पर कार्बन इमिशन की चल रही हो तो उसका टारगेट लिख सकते हो। बात चल रही हो नेट ज़ीरो की तो वहाँ पर आप उसका टारगेट लिख सकते हो। पाँचों याद होने चाहिए, जवान पे रट जाने चाहिए। लिखा हुआ है इंडिया विल गेट्स इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। तो 500 गीगावाट हमें एनर्जी लेकर के आनी है। नॉन रिन्यूएबल फोसिल फ्यूल का यूज़ यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। फोसिल फ्यूल का यूज़ हमें यहाँ पर नहीं करना। हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल चाहिए 2030 तक। ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना। इससे पहले जब मोदी जी ने ये बात कही, उससे पहले हमारा टारगेट था कि 450 गीगावाट 2030 तक लाने का टारगेट था। लेकिन मोदी जी जब माइक पर वहाँ पर थे, उन्होंने कह दिया कि हम 500 गीगावाट लेकर के आएंगे। अब इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वहाँ नहीं जाना। फिलहाल हमको इतना याद रखना है क्योंकि ये एक बड़ी थीम यहाँ पर निकल करके आई। ओके। तो 500 गीगावाट वहाँ से हमें लेकर के आना है। दूसरा, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। 2030 तक जितनी भी एनर्जी कंट्री के अंदर यूज़ होती है उसमें से 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको याद रखना है कि 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के आनी है। इंडिया जो है वो अपने जो कार्बन इमिशन है उसको कम करेगा 1 बिलियन टन। यानी कि हम अगर इस समय मान लीजिए कि 70 बिलियन टन के करीब यहाँ पर कार्बन इमिशन करते हैं सपोज, ठीक है, तो उसका हमें जो है वो 2030 तक 1 बिलियन टन कम कर देने हैं। ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखना कि 1 बिलियन टन कार्बन इमिशन कम करने हैं। उसके बाद इंडिया को रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाई 45% बाई 2030। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी, ये अपने आप में एक टर्म यहाँ पर निकल करके आती है। जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कार्बन का इमिशन बढ़ता है, ठीक है। जीडीपी बढ़ेगी मतलब आपने क्या किया है कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, तो आपने ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2 वगैरह का इमिशन किया होगा। तो इकोनॉमी के साथ कार्बन कम से कम उत्सर्जन हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। इकोनॉमी बढ़ाओ लेकिन कार्बन का प्रोडक्शन कम होना चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। इसको हमें रिड्यूस करना है 45% से। इंडिया को अचीव करना है नेट जीरो बाई 2070। तो बाकी के जो सारे के सारे लक्ष्य थे वो 2030 तक के हैं, याद रखना। लेकिन जो आपका नेट ज़ीरो का लक्ष्य है वो 2070 तक का है। ओके। नेट ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आपने कितना CO2 का इमिशन यहाँ पर किया उतना आपको एब्जॉर्ब भी करना है। एब्जॉर्ब करने को वर्ड दिया जाता है सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपने जितना कार्बन इमिशन किया उतना ही आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जितना आपने इमिशन किया प्लस और उतना ही आपने सिक्वेस्ट्रेशन कर लिया माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर आपका ज़ीरो हो जाता है। नेट ज़ीरो इसको कहा जाता है। ओके। तो नेट ज़ीरो इमिशन 2070 तक लेकर के आने हैं। पूरी इंडिया में कितना भी इमिशन हो रहा हो हम उतना एब्जॉर्ब करेंगे। ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बात इसके अंदर कही गई। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मेड टिल नाउ द क्लाइमेट फाइनेंस वर यूजलेस। तो अब तक के जितने भी क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर मेड किए गए हैं, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ पैसा यहाँ पर देंगी ताकि वो भी क्लीन टेक्नोलॉजी के जरिए क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। ओके। तो ये पैसा जो है इन्होंने बताया कि वो पैसा यूजलेस है अब तक जितना भी पैसा दिया गया है। When we all are increasing our ambitions on climate action, तो world's ambition could not stay the same on the climate finance। हमने अपने जो एम्बिशन है उनको इंक्रीज़ किया। देखिए पहले हमने कहा था कि 450 करेंगे लेकिन हमने बढ़ा करके 500 कर दिया। अब ये 500 हवा में तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए पैसा चाहिएगा। तो इन्होंने यही कहा कि जो पैसा यहाँ पर है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाइए और ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके।
वी आर 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर दुनिया की 17% पॉपुलेशन पाई जाती है। एंड हम जो है सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं इमिशन में, एक्चुअली हम 4% ही कंट्रीब्यूट करते हैं इमिशन में, याद रखना इस चीज़ को। ओके, तो 4 से 5% ऑन एन एवरेज हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। येट वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन डूइंग आवर बिट टू फाइट क्लाइमेट चेंज, और फिर भी हमने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सोच करके कि हम तो बहुत कम करते हैं, हम नहीं करेंगे। ओके, तो ये बड़ी बात है ऐसे मंच पर कहना। ही देन रिप्रेजेंटेड व्हाट ही सेट द इंडियाज़ ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बाद इन्होंने इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ पर दिया कि हमने पिछले कुछ सालों में क्या किया है। जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया वॉज फोर्थ एज फॉर एज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इन रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने की कैपेसिटी में इंडिया चौथे नंबर पर आता है, जबकि हम सिर्फ 4% ही कार्बन का इमिशन करते हैं। ओके, ए मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कम्यूटर्स ट्रेवल्स ऑन द इंडियन रेलवे, इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन रेलवे हैज़ हो चुकी है प्लेस टू मेक इट सेल्फ नेट जीरो बाई 2030। इंडियन रेलवे ने अपना टारगेट रखा है कि 2030 तक नेट जीरो हो जाएंगे। देखिए रेलवे से आपको पता है कि इमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, तो उस इमिशन को यहाँ पर पूरी तरीके से रोकने के लिए रेलवे ने ये शपथ ली है कि हम 2030 तक नेट जीरो हो जाएंगे। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कही कि ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल सोलार अलायंस लॉन्च किया, ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा कि हमने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया, CDRI हमने यहाँ पर लॉन्च किया। ये चीज़ मोदी जी ने अपने इंडियाज़ के ट्रैक रिकॉर्ड में दिखाई कि हमने किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका है। ओके, तो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव स्टेप टू सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। प्राइम मिनिस्टर ने यह बात यहाँ पर कही कि कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम बहुत सारे लोगों की जान बचाएंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में। ओके, तो ये बात यहाँ पर आपकी पहली जो न्यूज़ है वो ख़त्म होती है। तो इस तरीके से आपका जो पंचामृत का सिद्धांत है वो पूरा होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पहली न्यूज़ क्या कह करके गई। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ आप लोगों के सामने आई, अंटार्कटिका से ग्लेशियर यहाँ पर टूट करके गिरा और उस ग्लेशियर का नाम जो है वो रख दिया गया गिलासगो ग्लेशियर। ओके, तो गिलासगो समिट के नाम पर उसी दौरान ये ग्लेशियर टूट करके गिरा, तो इसका नाम जो है वो यहाँ पर रख दिया गया गिलासगो ग्लेशियर। ओके, तो ये बहुत छोटी न्यूज़ है, इसको मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर देखें आप अंटार्कटिका, ये साउथ पोल यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो एक ग्लेशियर रिसेंटली 100 किलोमीटर का लंबा ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका से अलग हो गया, और ये दिखाता है कि कितनी तेज़ी से जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर पिघल रहे हैं। और इसका जो नाम है वो रख दिया गया गिलासगो ग्लेशियर आफ्टर द गिलासगो क्लाइमेट समिट। इस समिट के नाम पर ही इसका नाम गिलासगो ग्लेशियर रख दिया गया। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड हैव स्टडीज अ चेन ऑफ ग्लेशियर्स इन द गेट्स बेसिन ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के अंदर ये जो आपका बेसिन है, इसका नाम याद रखना है, इस बेसिन से लगातार आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो टूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। ओके, फिर इन्होंने और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हैं कि तो थोड़ा सा डाटा दिया गया है, इसको आपको यहाँ पर इग्नोर करना है। ओके, 14 ग्लेशियर्स जो हैं वो यहाँ पर लगभग बहुत पतले हो चुके हैं, यानी कि टूटने के कगार पर हैं। ये सब चीज़ें हमारे हिसाब की नहीं हैं, हम इनको याद नहीं रख पाएंगे। ओके, बट कुल मिला के आप देखो कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लोबल सी लेवल राइज होगा, और ये इन्होंने बताया कि अगले 25 सालों में बहुत भारी ग्लोबल सी लेवल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, उसकी राइजिंग देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद इन्होंने ये जो आपका गेट्स बेसिन था इन द पार्ट ऑफ अंटार्कटिकाज लार्जेस्ट आइस शेल्फ, द शेल्फ इज सब्जेक्टेड टू द मोर चेंजेबल ओशियनिक फोर्सिंग। ओके, तो ये बात इन्होंने भी फिर वही बात रिपीट की कि ये जो ग्लेशियर्स यहाँ पर टूट करके गिर रहे हैं, ये ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ वार्मिंग डीप ओशन, यानी कि जो ओशन है वो वार्म हो रहा है, और ओशन वार्म होने के कारण ये जो आपके ग्लेशियर्स हैं ये पतले होते चले जा रहे हैं, इनका जो जोड़ है वो पतला होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये टूट रहे हैं और सी लेवल राइज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल न्यूज़ इतनी ही थी कि इस ग्लेशियर का नाम यहाँ पर आप देखो तो गिलासगो ग्लेशियर रखा गया है। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलें, तो ये रही अगली न्यूज़। PM मोदी ने यहाँ पर लॉन्च किया IRIS। ठीक है, तो इसका पूरा नाम यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट्स। ओके, तो IRIS यहाँ पर लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म भी याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत छोटे हैं और आइलैंड के रूप में ही यहाँ पर हैं, उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो कि आपका क्लाइमेट रेजिस्टेंस यहाँ पर हो। ओके, तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पर कही। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स IRIS इनिशिएटिव
फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस, तो छोटे इस आइलैंड जो नेशंस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो इस लॉन्च पर इन्होंने कहा कि द इनिशिएटिव एक नई होप, एक नया कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा छोटे देशों को जो कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो कि सी लेवल राइज होने की वजह से डूब सकते हैं। ओके, ये याद रखिएगा आप। द IRIS इज़ अ पार्ट ऑफ कोएलिशन ऑफ फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक हमने CDRI लॉन्च किया था। CDRI इनिशिएटिव जो है वो 2019 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। ओके, तो CDRI के अंदर में यही था कि जितने भी डिजास्टर रिलेटेड यहाँ पर क्लाइमेट सिनेरियो होते हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि डिजास्टर्स का उस पर कोई भी असर ना पड़े। उसी के अंदर में ये पार्ट अब यहाँ पर लॉन्च किया गया है स्मॉल आप कह सकते हो कि आइलैंड नेशंस के लिए। ओके, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे कि द IRIS इज़ टू चेंज दिस सिचुएशन एंड गिव एन इनिशियल मोमेंटम। तो कोविड-19 के कारण जो आपका CDRI का वर्क है वो कुछ दिनों से रुका पड़ा था, 2 साल हो गए हैं कोविड को, उस दौरान कोई भी नया काम नहीं हुआ। तो IRIS के लॉन्च करने के बाद ये काम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। ओके, CDRI वाज लॉन्च टू प्रमोट रेजिलियंस ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बताया, लाइक सुनामी आ रही है तो हम कुछ ऐसा वॉल्स वगैरह यहाँ पर तैयार करें या फिर ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पर तैयार करें जो कि सुनामी के इम्पैक्ट से ना टूटे। ओके, तो ऐसे सब काम इसके अंदर में किए जाएंगे। और याद रखना IRIS CDRI का पार्ट है। ओके, तो ये इसका पार्ट यहाँ पर एज अ लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 तक देखें तो 25 कंट्रीज़ ने आपका CDRI को ज्वाइन किया हुआ है। इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जिसके अंदर में यहाँ पर हैं। ओके, तो ये पॉइंट आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या थी, तो पूछा जा सकता है, मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल जो आपका रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनाना है उसकी क्या ज़रूरत है। तो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ आपको पता है ये मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होगा तो उनकी डूबने का खतरा ज़्यादा है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं। एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ में बनाया जाएगा ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ओके, देयरफॉर इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि हमें अगर प्रकृति से बचना है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जो कि हमें क्लाइमेट चेंज से बचा सके। सच इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी क्लाइमेट प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट प्रूफ होगा, क्लाइमेट का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। द वर्क ऑफ CDRI स्टार्ट्स विद द स्मॉल आइलैंड्स कंट्रीज टू अचीव दिस। तो स्मॉल जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पर मदद इसके द्वारा की जाएगी। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस रिपोर्ट, इन्होंने ये कहा कि 20% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्मॉल आइलैंड्स के पास है, और अगर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आया तो 20% बायोडाइवर्सिटी खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। ओके, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि छोटे आइलैंड जो नेशंस हैं उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, 1% से कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस करते हैं वो, लेकिन उन्हें सज़ा कितनी मिलेगी, पूरा का पूरा आइलैंड ख़त्म हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, तो यही बात लिखी गई कि सस्टेनेबल एंड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करना है, ये एकमात्र सॉल्यूशन है जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो डूबते चले जा रहे हैं, जो सिंक होते चले जा रहे हैं, उनको बचाने का। ओके, तो इसी चीज़ को फोकस में रखते हुए इंडिया ने ये चीज़ लॉन्च की, और हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, वो चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर हो, वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, बिल्डिंग, कुछ भी हो। ओके, तो द IRIS इन सब चीज़ों पर फोकस करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आए तो यहाँ से आप लिखिएगा। ओके, साथ ही साथ इसरो जो कि इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने यहाँ पर एक स्पेशल डाटा विंडो भी ओपन की है स्मॉल आइलैंड नेशंस के लिए, ताकि जो सैटेलाइट डाटा है, सैटेलाइट डाटा इसरो का जो भी सैटेलाइट डाटा होगा वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि देखिए किस तरीके से क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है, उन कंट्रीज़ की मदद करने के लिए कि वो क्लाइमेट डिजास्टर से स्मार्ट तरीके से यहाँ पर लड़ सकें। ठीक है, तो स्मार्ट वे में वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ सके, इसके लिए सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड कराने के लिए इसरो ने स्पेशल विंडो यहाँ पर ओपन की है। तो स्मॉल आइलैंड जो नेशंस हैं वो यहाँ पर आएंगे, इस विंडो के जरिए लॉगिन वगैरह कुछ करेंगे और सैटेलाइट डाटा पर एक्सेस पा सकेंगे। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद ग्लासगो लीडर्स ने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़, जिसको इन शॉर्ट ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन कहा गया, वो डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन की गई। ओके, तो देखते हैं कि क्या बातें इसके अंदर में की गई हैं। इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है, अभी देखेंगे कि क्यों ये चीज़ें साइन नहीं की गई हैं। इंडिया डिड नॉट साइन द ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ एन एम्बिशियस डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन का मकसद क्या था, तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन का एम क्या था।
तो एम जो है वो ये था कि जो डिफोरेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है, जो डिफोरेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है और डिग्रेडेशन यहाँ पर हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड डिफोरेस्टेशन जो यहाँ पर हो रहा है, उसको 2030 तक रोकना है। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखने की होती हैं कि टारगेट क्या है, 2030 तक इन चीज़ों को रोकना है। ये जो फॉरेस्ट आपकी ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च की गई। ओके, तो यूके ने इस डिक्लेरेशन को लॉन्च किया और कहा कि हमारा साथ दीजिए लैंड डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन को 2030 तक रोकने के लिए। ओके, तो ये काम इसके अंदर में हुआ। डिक्लेरेशन हाथों हाथ 105 सिग्नेटरीज उनको मिल गए यूके को, और यूके, रशिया, चाइना, इन सभी ने डिक्लेरेशन पर साइन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगभग 105 कंट्रीज़ ने इसको साइन भी कर लिया है। इंडिया ने साइन नहीं किया, अर्जेंटीना ने भी नहीं किया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका आर द ओनली G20 कंट्रीज़ इन्होंने डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया है। तो G20 कंट्रीज़ में से 5 कंट्रीज़ ने इसको यहाँ पर साइन नहीं किया है। डिक्लेरेशन ये कहती है कि हम रिकॉग्नाइज दैट टू मीट आवर लैंड यूज, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोथ ग्लोबली एंड नेशनली विल रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेटिव फर्दर एक्शन टू इंटरकनेक्टेड एरियाज ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कुल मिला के आपको इतनी बात समझनी है कि डिक्लेरेशन के अंदर ये कहा गया है कि जब तक हम यहाँ पर इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब कंट्रीज़ एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगी एज ए डिक्लेरेशन, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमें इसको रोकना पड़ेगा 2030 तक। ओके, तो जो स्मॉल होल्डर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एनजीओज वगैरह हैं, और भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, इंडिजीनियस पीपल्स हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडर्स वगैरह हैं, ये सब लोग यहाँ पर आकर के मदद करें। इंटरकनेक्टेड एरियाज़ के रूप में यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। ये बात इसके अंदर में की गई। ओके, अब इंडिया ने इसको यहाँ पर साइन नहीं किया। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि हम इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि द इंटरलिंक्स ये जो डिक्लेरेशन है, ये ट्रेड को क्लाइमेट चेंज से जोड़ रही है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे माचिस बनानी है आपको, तो माचिस के लिए आपको पेड़ लगेगा। ठीक है, अब आपको पेड़ लगेगा तो पेड़ की कटाई यहाँ पर होगी। अब पेड़ यहाँ पर काटेंगे और फिर जब उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वगैरह करेंगे तो यहाँ पर भारी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कंट्रीज जिन्होंने डिक्लेरेशन को साइन की हुई है वो कहेंगे कि आपने पेड़ क्यों काटा। ठीक है, तो फिर वो ट्रेड में बैरियर यहाँ पर बनेगा। ओके, तो इस चीज़ को कहते हुए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इन्होंने कहा कि ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को आप लिंक कर रहे हैं, ट्रेड और क्लाइमेट चेंज को आप लिंक कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ट्रेड को आप WTO के अंदर रहने दीजिए और क्लाइमेट चेंज को इसके अंदर में मत लाइए, मतलब मिक्स मत कीजिए इसको। ओके, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे आप देखिए, ट्रेड वगैरह का मुद्दा आप ना देखें। वी हैड आस्क द वर्ड ट्रेड टू बी रिमूव्ड। इन्होंने कहा कि ये वर्ड ट्रेड जो डिक्लेरेशन में यूज़ किया गया है, इस वर्ड को हटा दिया जाए, बट दे डिड नॉट एग्री। वो एग्री नहीं हुए, उन्होंने नहीं हटाया, तो हमने इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया। ओके, 28 governments have also committed to remove deforestation from the global trade food and other agriculture products such as palm oil, soya and cocoa। तो ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि ट्रेड वर्ड को यहाँ से हटाया जाए। ओके, गवर्नमेंट्स, अगर आप देखें कि जितने लोगों ने इसको साइन किया है वो 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन की कमोडिटीज़ दैट कैन थ्रेटन फॉरेस्ट सच एज पाम ऑयल, कोकोआ एंड सोया। तो इन देखिए, पाम ऑयल की वजह से बहुत भारी मात्रा में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि आप देखो हर जगह पर यूज़ हो रहा है पाम ऑयल, आपके घर पे बिस्किट हो, कुछ भी हो, उसमें पाम ऑयल का यूज़ हुआ है। तो आपको ये सब बढ़ाना है इसका प्रोडक्शन, तो आपको लैंड को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि पाम ऑयल हो, कोकोआ हो, सोया हो, इन सब के लिए आपके जो फॉरेस्ट हैं उनको लगातार यहाँ पर काटा जा रहा है। ओके, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। The leaders who signed the declaration represent over 85% of the world's forest। तो जिन लोगों ने भी 105 कंट्रीज़ ने डिक्लेरेशन साइन की है, उनके पास पूरी दुनिया की 85% फॉरेस्ट यहाँ पर हैं। 12 जो कंट्रीज़ हैं हैव कमिटेड $12 बिलियन इन पब्लिक फंड। तो अगले 5 साल के लिए 12 कंट्रीज़ ने यहाँ पर $12 बिलियन भी यहाँ पर दिए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए फॉरेस्ट को, और साथ ही साथ न्यू मोबिलाइजेशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रूप में $7 बिलियन भी यहाँ पर आए हैं। डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट देखो कि क्या क्या काम यहाँ पर हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और ये आपकी ग्लासगो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन इंडिया ने साइन नहीं की। उसके बाद नया मिशन यहाँ पर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। ये इनिशिएटिव्स जो हैं वो फॉर्मली यहाँ पर देखिए ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च किए गए, अनऑफिशियली तो बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए थे। अनऑफिशियली ये 2021 के शुरू में डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन अब ये जो हैं वो फॉर्मली लॉन्च यहाँ पर किए गए हैं। जैसे ये आपका इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, तो एम 4C इस मिशन को यहाँ पर कहते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा इनिशिएटिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूएस प्लस यूएई दोनों ने साथ मिलकर के लॉन्च किया। याद रखना यूके का रोल नहीं है, तो जनरली कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, यूके यहाँ पर नहीं है। ओके, तो यूएस और यूएई ने साथ मिलकर के लॉन्च किया है। अनाउंस किया है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, इन शॉर्ट इसको कहते हैं एम फॉर क्लाइमेट यानी एम 4C इनिशिएटिव। क्यों ये लॉन्च किया है इन्होंने? टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ऐसी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर आपको जो है वो मतलब जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसका यूज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है थ्रू एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 बिलियन। तो $4 बिलियन इसके लिए असाइन भी किए गए हैं, ताकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यहाँ पर बढ़ाया जाए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आप समझिए कि क्या आता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर यहाँ पर आ जाती है। ओके, इसके अंदर आप देखो तो आपकी कार्बन फार्मिंग इसके अंदर में आ जाती है। ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो फिर देखेंगे किसी और दिन। ओके, इट वेलकम्ड टेक जायंट्स टू गेट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर टेक एंड एग्री बिजनेस एक्टिविटीज़ को, टेक्नोलॉजी को उसके अंदर बढ़ाना है, ताकि देखिए फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ हो। ये भी एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर में ही आता है। ओके, फर्टिलाइज़र का यूज़ ना हो तो और ज़्यादा बेहतर है, कम फर्टिलाइज़र का यूज़ हो तो ये और ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ऐसा सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर लॉन्च किया गया वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ग्रुप, जिसको कहते हैं OSOWOG। ये यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसको वन सन डिक्लेरेशन के रूप में आप जान सकते हैं। ओके, तो इसका मकसद क्या है? ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया इंडिया और यूके के द्वारा। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो, किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है, किसने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ओके, तो इंडिया एंड यूके ने साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। सोलार एनर्जी को टैप करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और साथ ही साथ जो आपकी एनर्जी है वो अक्रॉस द बॉर्डर्स बिना किसी हर्डल के ट्रांसपोर्ट हो सके, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वन सन ग्रिड योजना चलाई गई है। इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट्स का ग्रुप लिया गया है जिसका नाम है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप। तो ये ग्रुप यहाँ पर तैयार किया है, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं। उन सारी गवर्नमेंट्स के बॉर्डर्स पर बिजली इधर से उधर ट्रांसफ़र की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि स्पेशली सोलार एनर्जी होगी। ओके, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है वन सन। तो सूरज से जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन एक कंट्री कर रहा है, अगर उसका कंजम्पशन पूरा हो जाता है तो वो उसको अपने पड़ोसी देशों को, ठीक है, पहले पड़ोस में जाएंगे, या फिर किसी से एग्रीमेंट किया है एक्सटेंडेड नाइबर्स, तो उसको यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट करने की बात हो रही है। द एम ऑफ GGI यानी कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव इज़ टू हेल्प अचीव द पेस एंड स्केल ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स नीड टू अंडरपिन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसको बढ़ाने में ये चीज़ें हमारी मदद करेंगी। इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी द मॉडर्न इंजीनियर मार्वल एंड कैटलिस्ट फॉर ग्रेटली एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसके ज़रिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन हम यहाँ पर तेज़ करेंगे, और आने वाले दशक में इन द नेक्स्ट डिकेड इफेक्टिव मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द ISA's कंसेप्ट नोट ऑन SO मतलब OSOWOG। ओके, तो ये पूरा नाम यहाँ पर वन सन वन वर्ड वन ग्रिड ग्रुप, इसके द्वारा अगर आप देखें तो इन्होंने ये कहा है कि द ग्लोबल सोलर ग्रिड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेज, 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज जो होगा उसको कहेंगे इंडियन ग्रिड, ठीक है, उसको कहेंगे इंडियन ग्रिड। इंडियन ग्रिड के द्वारा इसको इंटरकनेक्ट किया जाएगा, जितने भी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होंगे, पावर ग्रिड यहाँ पर होंगे, उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा विद द मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका जो एक नेटवर्क यहाँ पर तैयार होगा उसको कहेंगे इंडियन ग्रिड। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, ताकि सोलार और अदर रिन्यूएबल एनर्जी, तो अदर हमने अदर लिख दिया लेकिन स्पेशल फोकस सोलार एनर्जी पर रहेगा। ओके, रिसोर्स एंड मीटिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, ताकि उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नीड प्रोवाइड की जा सके। इट विल देन बी इंटरकनेक्टेड विद द अफ्रीकन पावर पूल, फिर इसको यहाँ पर अफ्रीका से कवर करेंगे, और ये इंडो अफ्रीकन यहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्रिड यहाँ पर तैयार होगा। द थर्ड फेज जो है वो आपका पूरे ग्लोबल लेवल पर शुरू किया जाएगा, जिससे हमारा जो वन सन डिक्लेरेशन का विजन है वो पूरी तरीके से
क्लियर हो सके। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना है। इस इनिशिएटिव के अंदर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल कराया सोलार कैलकुलेटर। सोलार कैलकुलेटर किस लिए? ये कंट्रीज़ को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द सोलार पोटेंशियल, ये आपको बताता रहेगा कि सूरज की क्षमता कितनी है। ओके, तो समय के साथ कितनी तेज़ी से सूरज की क्षमता बढ़ रही है, घट रही है, उन सभी को सोलार कैलकुलेटर के जरिए नापा जा सकता है। सोलार पोटेंशियल ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ यूजिंग सैटेलाइट डाटा, तो सैटेलाइट डाटा के ज़रिए मान लीजिए कि ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर सूरज जो है वो किसी और इंटेंसिटी से यहाँ पर जो प्रकाश है वो आता होगा, यहाँ पर किसी और इंटेंसिटी से आता होगा, और यहाँ पर आप देखें किसी और इंटेंसिटी से आता होगा। तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ से कितनी जो एनर्जी है निकाली जा सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप समझते हैं इतना, वो सब आपका सोलार कैलकुलेटर के ज़रिए होगा और सैटेलाइट डाटा का यूज़ इसके अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोलार कैलकुलेटर लॉन्च किसने किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। मकसद भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़, ग्लोबल मीथेन प्लीज़ यहाँ पर लॉन्च की गई और देखते हैं GMP के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात की गई है। 104 कंट्रीज़ ने मिलकर के इस प्लेस को यहाँ पर साइन किया है और इन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि हम जो अपने मीथेन इमिशंस हैं उनको 30% कम कर देंगे, एटलीस्ट 30% कम कर देंगे 2030 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30% कम कर देंगे 2030 तक। ओके, पहली बात तो आप ये समझो कि सबसे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का प्रोडक्शन कम होता है, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 90 गुना ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। जितनी आप देखो कि हीट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है, उससे 90 गुना ज़्यादा हीट मीथेन यहाँ पर ट्रैप करती है। मीथेन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप कंट्रोल में आ सकती है। ओके, तो आप यहाँ पर देखो कि 30% कम करने की बात हो रही है 2030 तक। द इनिशिएटिव बाज जो है अनाउंस किया गया वो US और EU के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया और इन्होंने यहाँ पर ये बात कही, देखिए आप कितना अच्छा बात यहाँ पर जो है वो कही जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर हमें नेट ज़ीरो लेकर के आना है तो सिर्फ वातावरण से 0.3% पर ईयर के हिसाब से मीथेन हटाते रहो, अपने आप नेट ज़ीरो मिल जाएगा। तो आप समझो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मीथेन का इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट में, और अगर मीथेन को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो समझ लीजिए नेट ज़ीरो अपने आप हासिल हो जाएगा। ओके, तो नेट ज़ीरो ऐसा कुछ है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा, टोटल कार्बन इमिशन भी देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 0.3% रिडक्शन पर ईयर इन मीथेन इज इक्विवेलेंट टू नेट ज़ीरो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 0.3% अगर आप रिडक्शन कर लेते हो मीथेन के एमिशंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेट ज़ीरो उस ईयर के लिए प्राप्त हो सकता है आपको। ओके, क्योंकि इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका जो क्लाइमेट पोटेंशियल है या फिर ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस प्लेस को यहाँ पर कहा गया ग्लोबल मीथेन प्लेस। इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है मीथेन इमिशन का, और ये इसका सिग्नेटरी नहीं है, इसने इसको साइन नहीं किया है। ओके, और अफ्रीका की 22 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसको यहाँ पर साइन किया है, और लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। एग्रीमेंट के अंदर में अगर आप देखें तो बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल प्लेस, दोनों तरह की जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर उठाया गया है, दोनों तरह की कंट्रीज इसका पार्ट है। मोर देन 20 लीडिंग फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस्ट है, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन है, इस तरीके की ओक फाउंडेशन है, इन सभी ने भी यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए लगभग 328 मिलियन यहाँ पर दिए हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि मीथेन जो है वो वार्म करती है प्लेनेट को 86 टाइम्स एज मच एज ऑफ CO2 अकॉर्डिंग टू द IPCC, और ये फैक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि एज मच एज 45% ऑफ द रिडक्शन इन ह्यूमन कोज्ड मीथेन इमिशन बाय 2030 वुड पुट द वर्ल्ड पाथ ऑन द अचीविंग द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के गोल अगर आपको हासिल करने हैं, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को रोकना है, तो सिर्फ और सिर्फ वातावरण से 45% कार्बन जो मीथेन है उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, काम हो जाएगा 2030 तक। ओके, तो बाकी चीज़ों पर ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन मीथेन को अगर आप 45% हटा लेते हो तो काम हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम 30% हटाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन है इसको यहाँ पर कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन यहाँ पर कहते हैं। ओजोन दो तरह की होती है ना, स्ट्रेटोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेरिक। ओके, तो जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, एक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट के रूप में गिनी जाती है, इसको स्मॉग भी कहते हैं इन सिंपल भाषा। ओके,
तो ये याद रखो आप, ये वैसे ओजोन का पार्ट है, बाद में पढ़ाएंगे कभी। तो मीथेन से ही जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसका निर्माण यहाँ पर होता है, कैसे होता है बाद में देखेंगे। ओके, तो इसीलिए मीथेन को रिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मीथेन को रिड्यूस कर लिया तो कम से कम आप 2,60,000 के करीब डेथ यहाँ पर रोक सकते हो। साथ ही अस्थमा के जो पेशेंट है वो भी कम होंगे, और लेबर की कॉस्ट है या फिर आपकी जो और क्रॉप लॉसेज हैं वो भी यहाँ पर कम हो सकते हैं। ओके, ये बातें कही गई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन, इन दोनों के द्वारा रिलीज़ किए गए ग्लोबल मीथेन असेसमेंट के द्वारा। ओके, तो ऐसी रिपोर्ट वगैरह भी पूछी गई हैं पहले भी। तो इसी वजह से जो मीथेन के एमिशंस हैं वो कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं उसको मापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात यहाँ पर कही गई। और इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया, इसके लिए इसको मापने के लिए इन्होंने लॉन्च किया एक इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी। ओके, तो ये जो है वो लॉन्च की गई UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, टू सपोर्ट यूरोपियन कमीशन। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं कि ये ऑब्जर्वेटरी किसने लॉन्च की, ये ऑब्जर्वेटरी किसने लॉन्च की। तो इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी UNEP ने लॉन्च की है, ताकि आप मीथेन के इमिशन को मॉनिटर और कैलकुलेट कर सको। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, पाकिस्तान नेपाल ने इसको साइन किया है। ओके, इमेज में देख सकते हो, बाकी देखो रटने की बात नहीं है, ऐसा ही देख लो बस। ओके, उसके बाद आगे चलें, और यहाँ पर एक अलायंस निकल करके आया। अलायंस का नाम है द ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर द नेट ज़ीरो, GFANG, इसको Z कहोगे आप इसको यहाँ पर। और एक ही स्लाइड आपको इसके बारे में याद रखनी है, ये रही। अराउंड 450 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पर ज्वाइन किया है इस आपकी अलायंस को। अराउंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स असेट ऑन देयर बुक। देखिए, ये जो आपका इनिशिएटिव है, नाम से ही है ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस यहाँ पर किया गया। तो वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनकी जो डाटा बुक्स हैं, जिनके जो बैलेंस है, यानी फाइनेंशियल जो बैलेंस है जिनका, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे 450 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर के इस अलायंस को यहाँ पर साइन किया है। ओके, पूरी दुनिया की 40% असेट जो है वो इनके पास यहाँ पर है। ओके, तो इन इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग टोटल 130 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, और अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। ओके, तो इतनी ज़्यादा असेट इनके पास यहाँ पर है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। तो व्हाट इज़ GFANZ, लॉन्च की गई थी अप्रैल में इनफॉर्मली, और ये जो लेड की गई बाय फॉर्मल बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर मार्क कैर्री के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, और इसका जो मकसद है वो याद रखना आप। व्हाट इज़ GFANZ ट्राइंग टू डू, द अलायंस विल वर्क टूवर्ड्स हेल्पिंग द ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो। अब ये जो यहाँ पर 450 बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए लोन नहीं देंगे जो कि क्लाइमेट चेंज करती है, ना कोल प्रोडक्शन के लिए लोन देंगे, ये आपका किसी भी तरीके के ऐसे इमिशन के लिए लोन नहीं देंगे जिससे क्लाइमेट को नुकसान पहुँचता है। बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से ये नेट ज़ीरो को हेल्प करने में मदद करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप इतनी यहाँ से ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड यहाँ पर लॉन्च किया गया, और बात इक्विटी की हो रही है। तो इसके अंदर हम देखते हैं यूनाइटेड यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस चीज़ को लॉन्च किया। ऑनलाइन डैशबोर्ड है जिसका नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, CME। ओके, क्यों? टू असेस इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन, इक्वलिटी इन इमिशन, एनर्जी एंड रिसोर्स कंजम्पशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट एक्शंस, इमिशंस, एनर्जी, रिसोर्स, किन कंट्रीज़ के बीच में इनइक्वालिटी ज़्यादा है, कौन सी कंट्री ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, कौन कम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है, तो उन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी हुई नहीं हुई, हुई। उस इनइक्वालिटी को मापने के लिए ये सब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ओके, द वेबसाइट इंक्लूड की फीचर सच एज द क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस में कितनी इनइक्वालिटी है उसको देखेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एडेप्टेशन, ये सब यहाँ पर आपका मापने का काम ये मॉनिटर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ NX1 पार्टीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, NX1 पार्टीज़ हैं, अंडर द UNFCCC, बेस्ड ऑन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट कन्वेंशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मॉनिटर करेगा ये NX1 पार्टीज़ को करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज़ को करेगा कि हम उनसे कितना पीछे हैं या कितना आगे हैं, उस सबको भी मापने का काम ये यहाँ पर करेगा। तो मल्टी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाया गया है। और आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर
यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, ये पॉइंट याद रखोगे। उसी के साथ साथ इसी के अंदर अगर आप देखें कि क्लाइमेट मॉनिटर इक्विटी CME, ये मॉनिटर करेगा द परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज ऑफ नॉन NX1 पार्टीज़। तो जो नॉन NX1 पार्टीज़ है यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी कैसी पॉलिसीज़ हैं, उसको लॉन्च करेगा। द एनालिसिस विल बी बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव इमिशंस पर बेस्ड ये एनालिसिस होगा। कार्बन बजट्स को भी यहाँ पर ये मापने का काम करेगा। वेबसाइट भी इसके लिए यहाँ पर लॉन्च की गई है। व्हाट इज़ CME डैशबोर्ड जो है वो डेवलप किया गया है बाय क्लाइमेट चेंज ग्रुप एट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई के द्वारा। साथ ही साथ NIAS बेंगलुरु के द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया है। कुछ अदर रिसर्चर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। इट फोकसेज ऑन असेसिंग एट इंटरनेशनल लेवल इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन में इंटरनेशनल लेवल इक्विटी को हासिल करना, उसको असेस करना, जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको मापना, ये सब काम इसका यहाँ पर है। ये एड्रेस करेगा द क्लाइमेट पॉलिसीज़ ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। ओके, तो किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना क्लाइमेट इनइक्वालिटी को मापने के लिए ये सब काम यहाँ पर डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। CEMD कह सकते हो या फिर CME कह सकते हो, क्लाइमेट मॉनिटर इक्विटी। मकसद क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक थ्रू एजेंडा ऑन अफोर्डेबल क्लीन टेक BAAC यहाँ पर लॉन्च किया गया। और अगर हम इसके अंदर में देखें तो ये जो है लॉन्च किया गया UK के द्वारा। UK ने लॉन्च किया ब्रेक थ्रू एजेंडा ऑन अफोर्डेबल क्लीन टेक। ओके, तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि क्लीन एनर्जी को प्रमोट करे, साथ ही साथ सस्ती भी हो, अफोर्डेबल भी हो, ऐसी एजेंडा यहाँ पर UK ने लॉन्च किया। इंडिया ने इसको साइन किया है। ठीक है, इंडिया ने इसको साइन किया है। ये एजेंडा जो है वो लॉन्च किया गया आपका 2030 तक। और इसका जो मकसद है कि पूरी दुनिया में अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रोवाइड करानी है 2030 तक। ओके, एमंग 40 लीडर्स PM मोदी ने भी इसको यहाँ पर साइन किया। और UK का जो लैंडमार्क नेट ज़ीरो स्ट्रेटजी है, उससे इंडिया अब यहाँ पर कुछ सीख सकता है। और ये जो मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है ब्रेक थ्रू एजेंडा ऑन अफोर्डेबल क्लीन टेक, ये UK की लैंडमार्क नेट ज़ीरो स्ट्रेटजी से ही जुड़ा हुआ है। ओके, तो इंडिया ने ज्वाइन किया US को, यूरोपियन यूनियन को, चाइना को, और इन सभी ने भी मिलकर के यहाँ पर इस एजेंडा को साइन किया है। टोटल पूरी दुनिया की 70% इकोनॉमी इन्हीं कंट्रीज़ के पास में है जिन्होंने इसको साइन किया है। ओके, तो बोरिस जॉनसन इन्होंने यहाँ पर इस एजेंडा के अंदर 5 गोल रखे। और 5 गोल ये हैं: पावर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर। ओके, तो इन 5 सेक्टर के ज़रिए यहाँ पर आप देखो, इन 5 सेक्टर में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। क्लीन पावर के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और 2030 तक ये सब काम किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2030 तक, सारे ही 2030 तक हैं, तो ये सब ऐसा अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप समझो कि पावर जनरेशन के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के अंदर नया जो टेक्नोलॉजी है वो आए अफोर्डेबल प्राइसेस में। क्लीन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम बना तो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोडक्शन पीछे में आप देखो तो CO2 का कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लीन टेक यहाँ पर होनी चाहिए। और इन 5 सेक्टर के अंदर में आपका जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करने का काम इसके अंदर में किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 47 कंट्रीज़ ने यहाँ पर कमिट किया टू मेक क्लाइमेट रेजिलियंस हेल्थ सिस्टम। तो ये यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो ये COP26 हेल्थ प्रोग्राम के अंदर में बात की गई। तो 47 कंट्रीज़ साथ मिलकर के आई। उन्होंने कहा है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो। क्लाइमेट रेजिलियंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ना ही हमारे हेल्थ सेक्टर से कार्बन का इमिशन होगा। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कही UNFCCC की 26वीं मीटिंग के अंदर। ओके, तो ये कमिटमेंट जो है वो पार्ट बन गई COP26 हेल्थ प्रोग्राम का, जो कि सपोर्ट की जा रही है बाय UK गवर्नमेंट। और साथ ही साथ देखो आप तो WHO भी इसको सपोर्ट कर रहा है। बाकी UNFCCC क्लाइमेट चैम्पियंस पोर्टल और आपका हेल्थ केयर विदाउट हार्म, इस तरीके की जो एजेंसीज़ हैं वो इसको सपोर्ट यहाँ पर कर रही हैं। ओके,
प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें तो 47 कंट्रीज़ यहाँ पर हैं और बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। एटलीस्ट 42 हैव ऑल्सो कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म देयर हेल्थ सिस्टम टू मेक मोर सस्टेनेबल एंड लो कार्बन। ओके, 12 ने तो ये कहा है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो नेट ज़ीरो हो जाएगा 2050 तक, उससे पहले ही बल्कि। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो यहाँ पर बातें की गई, अलग अलग रिपोर्ट लाइक WHO हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट 2021, उस सभी के डाटा को देखते हुए ये चीज़ें यहाँ पर की गई। इस डाटा ने ये बताया कि 3/4 ऑफ द सर्वेज कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड और आर करंटली डेवलपिंग नेशनल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज प्लान्स और स्ट्रेटजीज़। अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 3/4% यानी 75% कंट्रीज़ कुछ ना कुछ कर रही हैं। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर सब काम के हो जाते हैं। उसके बाद कुछ अदर माइनर जो पॉइंट यहाँ पर निकल करके आते हैं, जैसे एक फाइनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर पेश किया गया यूके के द्वारा, द नॉन पेपर इसको यहाँ पर कहते हैं, बाय यूके के द्वारा। और ये फाइनल पेपर था कोप प्रेसिडेंसी का, इन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया। और व्हाट कुड बी द फाइनल स्टेटमेंट, तो फाइनल स्टेटमेंट लॉन्च किया गया ग्लासगो के अंदर यूके के द्वारा। इस फाइनल स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी फॉसिल फ्यूल नाम का वर्ड यूज़ नहीं किया गया था, जबकि दुनिया को इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनकी जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ। रिपोर्ट्स आल्सो सजेस्टेड दैट सऊदी अरबियन डेलीगेशन ब्लॉक्ड एफर्ट टू राइट इन ग्रेटर क्लाइमेट एम्बिशन इन द डॉक्यूमेंट। तो कुल मिला के ये याद रखो कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसमें फॉसिल फ्यूल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ। जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया। ओके, भूटान की बात करें, भूटान ने स्पोक किया ऑन बिहाफ ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ग्रुप। तो जो LDCs कंट्रीज़ यहाँ पर हैं उनकी तरफ से भूटान ने यहाँ पर कहा कि जो 100 बिलियन का आप हमें फाइनेंस यहाँ पर दे रहे हो, अब वो सफिशिएंट नहीं है और साथ ही साथ वो हमें मिल भी नहीं रहा है। नॉन डिलीवरी ऑफ 100 बिलियन फाइनेंस गोल्स कहा गया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कि भाई $100 बिलियन यहाँ पर अगले 5 साल में प्रोवाइड कराने का प्रोग्राम है, लेकिन वो पैसा आ नहीं रहा है। ये बात इन्होंने कही। कनाडा ने यहाँ पर इंश्योर किया है कि ensure that 80% of its 4.3 billion climate investment over the next 5 years will target gender equality आउटकम्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जितना भी पैसा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करेंगे उससे हम जेंडर इक्वलिटी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। बोलीविया है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम वुमेंस और गर्ल्स के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे। जर्मनी ने भी यहाँ पर अपनी जेंडर स्ट्रेटजीज लॉन्च की हैं कि क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के अंदर वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, यानी कि जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेज हम अपनाएंगे। स्वीडन ने भी ऐसी ही बातें की कि हम जो है वो जेंडर इक्वलिटी को यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो जब लिखने के लिए आए कि क्लाइमेट चेंज के अंदर वुमेन्स का रोल या फिर प्लानिंग डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है, दो एक एग्जाम्पल याद रखो, जैसे कि फेमस कंट्रीज़ का जर्मनी का है, भूटान का है, इनके एग्जाम्पल याद रखोगे। बेल्जियम में इन्होंने भी यहाँ पर आप देखें, इन्होंने कहा कि कमिटेड टू ए साहिल क्लाइमेट प्रोग्राम फोकस्ड ऑन नीड ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स विद ए 5-year इन्वेस्टमेंट ऑफ 58 मिलियन। ओके, तो ऐसी सब बातें यहाँ पर हुई। सम 29 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस जो कि आपका ऑयल गैस या फिर आपका कोल सेक्टर के लिए दिया जाता है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे 2022 तक। इंडिया विल नॉट अपडेट इज NDCs टिल देयर इज क्लैरिटी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो इंडिया ने अपने NDCs भी अपडेट नहीं किए, इनको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कहते हैं। 2015 पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में ये चीज़ें यहाँ पर उठाई गई थी, तो इस चीज़ को देखते हुए काम हुआ था। टिल देयर इज़ क्लैरिटी ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जब तक क्लाइमेट फाइनेंस पर कोई क्लैरिटी नहीं बन जाए। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब आप याद रखो $100 बिलियन। ओके, तो जब तक इस पर कोई सहमति नहीं हो जाती तब तक हम अपने NDCs यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने NDCs अपडेट कर लिए हैं। हर 5 साल में NDCs को अपडेट करने की बात हुई थी। 2015 से 2020 में हमारे NDCs ख़त्म हो चुके हैं और इनको अपडेट करने के लिए आपको देना पड़ता, लेकिन हमने नहीं दिए। ओके, तो इसको आप याद रखोगे। लास्ट स्लाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने यहाँ पर की है और आप देखो कि 50 मिनट की वीडियो खींच के मुझे लगा नहीं था। ओके, और बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं की गई हैं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो लिखो फिर कि मैंने ये वीडियो पूरी देखी। ओके, और अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी, ठीक है, कि हाँ मेहनत पर किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रखो। ये जो IRID लिखा हुआ है ये मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है, ये IRIS यहाँ पर है, तो S के बराबर में D होता है ना, तो वो D प्रेस यहाँ पर हो गया। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखो कि ये चीज़ें यहाँ पर चलनी है। ऑलराइट, तो
चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।